हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग लैंगिक जनन की बात करेंगे। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी थी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर आप उसे देख सकते हो। तो उस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अलैंगिक जनन में हमने देखा था कि नए जीव का निर्माण या नए जंतु का निर्माण या नए पौधे का निर्माण, नए जीव का जो निर्माण हो रहा था वो किसके द्वारा हो रहा था? एकल जनक के द्वारा हो रहा था। एकल जनक के द्वारा हो रहा था, यानी इसमें कोई दूसरा जनक शामिल नहीं था, ना कोई नर मादा बन रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था, ना युग्मक बन रहे थे। तो ये हमने अलैंगिक जनन में देखा था। लेकिन लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन के अंतर्गत दो विपरीत लिंग वाले जीव, दो विपरीत लिंग यहाँ पर कौन से हो जाएंगे? नर व मादा। दो विपरीत लिंग वाले जीव आपस में क्या करते हैं? मिलकर क्या करते हैं? युग्मकों का निर्माण करते हैं। और ये युग्मक आपस में क्या हो जाते हैं? संलयित या जुड़ जाते हैं। और जुड़कर क्या बना लेते हैं? युग्मनज, या जिसे बोलते हो जाइगोट। इससे आगे जीव का परिवर्धन होता है। ठीक है। तो लैंगिक जनन में क्या होता है? दो विपरीत लिंग वाले जीव, नर व मादा, युग्मकों का निर्माण करते हैं। ये दोनों युग्मक आपस में मिलकर संलयित हो जाते हैं और संलयित होकर क्या बनाते हैं? जाइगोट या युग्मनज बनाते हैं। और ये युग्मनज आगे नए जीव के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। ये होता है लैंगिक जनन की डेफिनेशन और उसकी पूरी प्रक्रिया। अब बात करते हैं आगे। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में डिफरेंस क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा था कि अलैंगिक जनन में जो संतति बन रही थी, अलैंगिक जनन में जो संतति बन रही थी वो बिल्कुल अपने जनक के समान थी, या अपने पूर्वज के समान थी, अपने जनक के समान थी, बिल्कुल। ठीक है। तो इसीलिए इस संतति को क्या कहा था हमने? क्लोन कहा था। क्लोन का निर्माण किस में हो रहा था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन में। लेकिन यहाँ पर जो संतति बनती है किसमें? लैंगिक जनन में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो संतति बनती है वो ज़रूरी नहीं है कि अपने जनक के समान होगी। अर्थात जो संतति है वो जनक के समान नहीं होती है। ठीक है, समान नहीं होती है। किस प्रकार के रिप्रोडक्शन में? लैंगिक जनन में, या इसे बोलते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है। एक अंतर आप लिख सकते हो, ये भी जनक होते हैं वो अपने संतति होती है वो अपने जनक के समान होती है या नहीं होती है, ये दोनों में आप अंतर स्पष्ट कर सकते हो। एक लिख सकते हो, इसमें तो एकल जनक द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, किसमें? अलैंगिक जनन में। जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है? दो जनक काम में लिए जाते हैं, एक होता है नर और एक होता है मादा, जो आप मिलकर क्या करते हैं? युग्मकों का निर्माण करते हैं। और ये आपस में संलित होकर किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज का, जो आगे नई संतति के उत्पन्न के लिए उत्तरदायी होता है। ये दोनों में आप अंतर लिख सकते हो। अगर मैं बात करूं हमारी अलैंगिक जनन की, तो अलैंगिक जनन तो क्या थी? एक सरल और तीव्र प्रक्रिया थी। सरल व तीव्र प्रक्रिया। एक तो ये हो गया, ये किस में हो गया? अलैंगिक जनन में, कि ये एक बिल्कुल सरल और तीव्र प्रक्रिया होती है। लेकिन इसके विपरीत लैंगिक जनन जो होती है वो धीमी व जटिल प्रक्रिया होती है। ये हो जाएगा लैंगिक के अंदर या सेक्सुअल के अंदर।
साथ साथ में मैं जो बता रहा हूँ बातें आप नोट्स के रूप में नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर हो गए 3-4 जो भी मैंने अभी आपको बताए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि लैंगिक जनन की कौन सी प्रावस्था होती है जिसमें जंतु लैंगिक जनन करने में सक्षम होता है। तो मैं आपको बता दूं, किशोरावस्था आती है जीवों के अंदर, या मनुष्यों का उदाहरण भी आप ले सकते हो। किशोरावस्था के अंदर कई परिवर्तन होते हैं शरीर में, जैसे मनुष्यों में परिवर्तन होता है, दाढ़ी मूंछ आना और आवाज़ का भारी पड़ना, इस प्रकार से कई लक्षण प्रकट होते हैं। तो किशोरावस्था में किसका विकास होता है? लैंगिक जनन का विकास होता है। बी मतलब जंतु लैंगिक जनन करने में सक्षम होता है किशोरावस्था के अंदर, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ प्लांट्स की, तो प्लांट्स में ही इस प्रावस्था को बोलते हो आप कायिक प्रावस्था। कायिक प्रावस्था के अंदर प्लांट्स क्या करते हैं? युग्मकों का निर्माण करते हैं, जैसे परागण हो गया, अंडकोशिका हो गया, इस प्रकार से क्या करते हैं? युग्मकों का निर्माण करते हैं जो आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं। तो जो हमारे जंतुओं में इसको बोलते हो किशोरावस्था, और पादपों में इसे बोलते हो कायिक प्रावस्था। तो इसे हम एक उदाहरण सहित समझा सकते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में बताया गया है कि कुछ जो पौधे होते हैं उनमें पुष्पन का समय क्या होता है। कुछ पौधे तो एक वर्ष में एक बार, कुछ पौधे एक वर्ष में एक बार पुष्पन करते हैं, यानी एक वर्ष में एक बार क्या करते हैं? पुष्प उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जैसे आपकी अधिकांश जो होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं, जैसे आपने देखा होगा गेंदा नहीं, जैसे आपने देखा होगा, उदाहरण आप इसका ले सकते हो, मौसम्बी, संतरा, ये जो होते हैं वो एक वर्ष में एक ही बार पुष्पन करते हैं, अर्थात इनमें जो नए फल बनते हैं वो एक वर्ष में एक ही बार बनते हैं। लेकिन कुछ ऐसे, अधिकांशतः ऐसे ही होते हैं, यानी ये मौसमी होते हैं, मतलब एक फिक्स मौसम होता है, फिक्स वेदर के अंदर ही ये क्या करते हैं? पुष्प उत्पन्न करते हैं। एक मौसमी प्रकृति के होते हैं। अधिकांशतः जो पौधे होते हैं वो इसी प्रकृति के होते हैं, लेकिन कुछ जो प्लांट्स हैं वो ऐसे नहीं होते। जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे एक पौधा दिया गया है आपकी एनसीईआरटी में, स्ट्रोबिलेंथस, क्या नाम है, सॉरी दोबारा बोलता हूँ, स्ट्रोबिलेंथस कुनियाना, या जिसे बोलते हो आप नीला कुरिंजी। आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें दिया गया है ये, इसे क्या बोलते हो? नीला कुरिंजी। अब ये जो नीला कुरिंजी है ये 12 वर्ष में, कितने वर्ष में? 12 वर्ष में एक बार पुष्पन करता है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो आप याद रख सकते हो। इसी प्रकार मैं बात करूं हमारे, बांस जो होता है, वो 50 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। तो ऐसे जो होते हैं पादप, जो बहुवर्षीय, मतलब बहुवर्षीय नहीं कह सकते, जो कई वर्षों के बाद क्या करते हैं? पुष्प उत्पन्न करते हैं, उनमें मतलब कई वर्षों के बाद ही लैंगिक जनन होता है, तब तक लैंगिक जनन नहीं होता। उनमें कौन सा जनन होता है? फिर कायिक जनन होता है। तो स्ट्रोबिलेंथस कुनियाना हो गया, बांस हो गया, इनमें जो जनन होता है वो बेसिकली कायिक जनन होता है। लेकिन लैंगिक जनन जब ये उत्पन्न करेंगे तब 50 वर्ष में करेंगे, और ये कितने वर्ष में करेगा? 12 वर्ष बाद करेगा, ठीक है। तब तक इनमें कौन सा जनन होगा? कायिक जनन होगा। तो स्टूडेंट्स ये तो बात हो गई पौधों की। अब बात करेंगे एनिमल्स या जंतुओं की। तो जंतुओं में जनन क्रिया के दौरान जब जनन प्रावस्था आती है, अभी बताया था मैंने कौन सी प्रावस्था? किशोरा प्रावस्था। यह किशोरा प्रावस्था जब एंड हो जाती है उसके बाद कौन सी प्रावस्था आती है? जनन प्रावस्था या परिपक्व प्रावस्था बोलते हैं। इस टाइम में जो जंतु है वो क्या करते हैं? जनन करते हैं। तो इस प्रावस्था के दौरान क्या होता है? अंडाशय जो होता है, मादा में अंडाशय जो पाया जाता है
उस अंडाशय में अनेक क्या होते हैं, चक्रिक परिवर्तन होते हैं, यानी अनेक चक्रिक या अनेक परिवर्तन होते हैं, आप ये बोल सकते हो। उन परिवर्तनों से क्या होता है, कुछ दो प्रकार के चक्कर होते हैं। एक तो होता है आपका कौन सा चक्कर, ओ एस्ट्रस चक्कर, ओ एस्ट्रस चक्कर, और एक होता है आपका कौन सा, ऋतुस्राव चक्कर, ऋतुस्राव चक्र। इन दोनों के बारे में डिटेल में आएगा जब हम पढ़ेंगे। ऋतुस्राव चक्कर, रज चक्कर, एस्ट्रस चक्कर, इन सब के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा जब आप तीसरा चैप्टर पढ़ोगे मानव में जनन, उसमें आएगा। ठीक है, तो ये दो प्रकार के लिए फिलहाल आप इतना याद रख सकते हो, दो प्रकार के चक्कर चलते हैं, एक होता है ओ एस्ट्रस चक्कर और एक होता है ऋतुस्राव चक्कर। अब जो ओ एस्ट्रस चक्कर होता है वो किस में चलता है, नॉन प्राइमेट। नॉन प्राइमेट का मतलब क्या है, नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में या नॉन प्राइमेट मैमल्स के अंदर। तो नॉन प्राइमेट मैमल्स के अंदर कौन से जीव आते हैं, जैसे आपका कुत्ता, हिरण, गाय, भेड़, ये जो होते हैं ये कौन से होते हैं, नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं। तो ये इनमें कौन सा चक्कर चलता है, ओ एस्ट्रस चक्कर चलता है। जबकि मैं बात करूँ ऋतुस्राव चक्कर की, तो जो बंदर हो गया, मनुष्य हो गया, उनमें कौन सा चक्कर चलता है, मनुष्य हो गया उनमें कौन सा चक्कर चलता है, ऋतुस्राव चक्कर चलता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के चक्कर होते हैं जो कि अंडाशय में चक्रिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक तो होता है ओ एस्ट्रस चक्कर, एक होता है ऋतुस्राव चक्कर। ऋतुस्राव चक्कर बंदर और मनुष्य में चलता है, जबकि ओ एस्ट्रस चक्कर किस में चलता है, नॉन प्राइमेट स्तनधारियों जैसे कुत्ता, हिरण और गाय और भेड़ में चलता है। तो आपको पता ही होगा कुछ अधिकांश जो स्तनधारी है, जैसे मनुष्य को छोड़ दें, अधिकांश स्तनधारी है, जैसे हिरण हो गया, कुत्ता हो गया, गाय हो गई, भेड़ हो गई, बंदर हो गया, तो ये सभी क्या रहते हैं, वन में रहते हैं। और वन में उनको कैसी परिस्थितियाँ मिले, ये एक मतलब उनको प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी मिल सकती है और अनुकूल परिस्थितियाँ भी मिलती है, यानी प्रतिकूल यानी मुश्किल परिस्थितियाँ भी मिल सकती है और अनुकूल परिस्थितियाँ भी मिल सकती है। तो अनुकूल परिस्थितियों में ही वो कौन सा जनन करेंगे, लैंगिक जनन करेंगे। मैंने आपको बताया था प्रतिकूल परिस्थितियों में कौन सा जनन होगा, अलैंगिक होगा। लेकिन अलैंगिक यहाँ पर नहीं पाया जाता, सिर्फ लैंगिक जनन यहाँ पर पाया जाता है। तो ये क्या हो जाते हैं, एक तरीके से मौसमी हो जाते हैं, मतलब एक फिक्स मौसम या ऋतु के अंदर ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं ये जीव, जैसे कुत्ता, हिरण, गाय, भेड़, बंदर, ये सब जो वन में रहने वाले जीव हैं, ये एक फिक्स मौसम के अंदर या ऋतु के अंदर जो इनके लिए अनुकूल होगा उसी मौसम के अंदर ये क्या करते हैं, जनन करते हैं। तो ये दोनों ये जो चक्कर होंगे, जो वन में रहने वाले जीवों के लिए जो चक्कर होंगे वो एक विशेष ऋतु में ही आते हैं, इसलिए इनको ऋतुस्रावी चक्कर भी कहा जाता है। ऋतुस्राव चक्कर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये फिक्स एक वेदर के अंदर क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। आगे आने वाली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम लोग आपकी एक एनसीईआरटी बुक में टॉपिक दिया गया है निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन की कुछ घटनाएं या लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं, उनमें आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। एक तो मिलेगा निषेचन पूर्व घटनाएं, उसके बाद होगा निषेचन पश्च घटनाएं और उसके बाद एक पॉइंट और होगा, लास्ट में होगा निषेचन। ठीक है, तो इन तीनों चारों पॉइंट के बारे में हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने आपको लैंगिक जनन के बारे में बताया, किस प्रकार होता है लैंगिक जनन, क्या प्रोसेस होती है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।